अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। सैलरी पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है तो व्यूवर्स की ने काफ़ी कहा कि आप अपडेटेड एक वीडियो अपलोड करें। तो मैंने सोचा मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके बता देता हूँ। आपने जब भी सैलरी पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है, आपने डिक्लेरेशन में आना है और यहाँ से आपने ओरिजिनल में आना है। ओरिजिनल में आपने ये देखें सैलरी पर्सन का फॉर्म आपको नजर आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक करना है और जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है, 2022 की, 2023 की, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। 2023 की रिटर्न करेंगे हम और इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसने आपको ये ऑप्शन देना है कि इसको सिलेक्ट कर लें। फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन कर देगा। ये पहले से डिफरेंट फॉर्म है, जैसे पहले हम देखते थे। इसमें तकरीबन बाकी चीज़ें तो सारी सेम है, बस थोड़ी सी इसमें आपने जो वर्किंग करनी है तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ना वो पहले थोड़ा सादा सा फॉर्म होता था, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब ये देखें, सबसे पहले उसने आपको पूछा ही सैलरी का है। अब पूरे साल में जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ग्रॉस सैलरी थी 18 लाख, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा अब इस सैलरी में आपका अगर कोई मेडिकल अलाउंस है तो बेसिक सैलरी का जो 10% होता है वो आपका मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि हमारा 25,000 मेडिकल अलाउंस था। नॉर्मली मेडिकल अलाउंस जो है वो कम इतना ही होता है, वो एग्जाम्प्ट ही होता है, तो आप उसको यहाँ पे लाजमी लिख लें। अब इसके अलावा आपको सैलरी के साथ अगर टीएडीए की मद में कोई रिम्बर्समेंट हुई है, मतलब आपकी सैलरी में वो पैसे मिले हैं लेकिन आपने ट्रैवलिंग की थी या कोई काम ऐसा किया था या आपने कोई सेमिनार अटेंड किया था जो कि आपके काम के लिए ज़रूरी था, उसका स्पेशल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कोई असर मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट जो है, अब हम कहते हैं कि हमें टोटल 1 लाख यहाँ से मिला था और ये जो 1 लाख था ये टीएडीए था, ये इस तरह की कोई चीज़ थी, तो ये आपने एग्जाम्प्ट में भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एग्जाम्प्ट होगा। मतलब कहने का ये कि इस तरह की जो भी अमाउंट आपको मिलेगी ना वो एग्जाम्प्ट होगी, तो आपने यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट करना है। अब अगर आप इस पीरियड में रिटायर हुए हैं, ड्यूरिंग दी रिटायर, मतलब ये जो साल है ये रिटायरमेंट का साल था, आपको जो है वो सेटलमेंट हुई थी, काफ़ी बड़ी अमाउंट्स मिली थी आपको, तो उसमें आपकी जो है वो पेंशन होगी या बाकी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब अगर फर्ज किया आपको ऐसी कोई अमाउंट मिली है जो आप रिटायरमेंट पे मिलती है, तो उसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रिटायरमेंट पे आपको 8 लाख मिला था, तो आप उसको यहाँ पे लिखते हो और यहाँ पे भी लिखते हो। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो अमाउंट है ये गोल्डन हैंडशेक नहीं है, ठीक है। अगर ये अमाउंट वो है जो कि आपको एज पेंशन मिली है या इस तरह का जो फंड्स होते हैं, जीपी फंड की टाइप की मिली है, तो वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये गोल्डन हैंडशेक मिला होता तो फिर वो टैक्सेबल था, फिर आपने ये वाली अमाउंट नहीं लिखनी थी, आपने सिर्फ ये वाली लिखनी थी क्योंकि ये टैक्सेबल था, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक जो है वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा जो बाकी आपको पेंशन मिलती है, इसके अलावा जो जीपी फंड की अमाउंट मिलती है, इस तरह के जो फंड्स होते हैं जो वेलफेयर पर्पज के लिए होते हैं एम्प्लॉयज़ की, वो एग्जाम्प्ट होगा अगर वो आपको मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करना है। ये सैलरी का सारा फॉर्म आपका फिल हो गया है। उसके बाद आपने आ जाना है चार्जेबल में और यहाँ पे आप ये देखेंगे मोस्ट रेलिवेंट चीज़ है एडजस्टेबल टैक्सेस। अच्छा, इसमें ना अब इन्होंने एक चीज़ ये की है जो पहले नहीं थी, कि आपका ऑलरेडी जो टैक्स कट चुका होगा ना वो यहाँ पे आपको जो है ना पहले ही वो उसकी एंट्री करके दिखा देगा। मतलब जो एफपीआर मालूमात पे जो आपका टैक्स होगा ना, ये मैं आपको दिखा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे ना एफपीआर मालूमात पे, तो आपको यहाँ पे जो विद होल्डिंग की इंफॉर्मेशन आपकी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने ये किया, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, बस आपने चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं, तो वो यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है। ये उसने ऊपर लिख भी दिया है। अच्छा, अभी इसके बीच में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही और आपको पता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि अभी मोबाइल फ़ोन का ये टैक्स अपडेट नहीं करते, तो मोबाइल फ़ोन पे आपका जो भी टैक्स है वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, उसका आप नेटवर्क का नाम लिखें, नंबर लिखें और यहाँ पे जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है पूरे साल का वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। इस पे कैलकुलेट कर दें, कैलकुलेटर भी बना हुआ है, ठीक है। इस तरह ये आपने वन बाय वन सारी चीज़ें देख लेनी है। अक्सर आप बाहर से जब शॉपिंग करते हो अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से, तो जब अपने कार्ड से पेमेंट करते हो ना तो उसके ऊपर टैक्स कटता है, तो वो भी वो आपको मालूमात में बता देगा, वरना आप स्टेटमेंट से भी देख सकते हो। अगर वहाँ पे कोई टैक्स कटा है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये कैलकुलेट इसको इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो वो यहाँ से कर सकते हो, इधर लिख दें, इसको कैलकुलेट कर दें। ये देखिए ऊपर लिखा टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, इस दरमियान वाले बॉक्स में आपने इंक्रीज करनी।
इसको कैलकुलेट किया, अब ये आपने टोटल ये हो गया। अब उसके बाद आपने फाइनल टैक्स में आना है। अब ये देखें, ये इसने अमाउंट ऑटोमेटिकली उठा के फिल की है एफपीआर मालूमात से, ये मैंने फिल नहीं की, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट, इसका मतलब है अगर आप भूल भी जाओगे तो वो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देगा। लेकिन बेटर ये होता है कि आप जब भी रिटर्न फाइल करें ना, तो आप एफपीआर मालूमात पे एक दफ़ा पहले अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। इस तरह की मैंने इसमें वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप वो कर लें। उससे ये होगा कि जो गलती के चांस है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद आप कंप्यूटेशन पे आए। अब कंप्यूटेशन पे आप आके देखेंगे तो देखें आपका एडमिटेड टैक्स बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स पहले ही काट लिया है, आपको पता है उसने इतना ही टैक्स काटा है, तो आप इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करोगे और एडजस्टेबल टैक्स में जाके इस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में आपने इसको पेस्ट कर देना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर उसने जो टैक्स की डिडक्शन की होती है ना, उसमें कोई 200, 400, 500 का फ़र्क आ जाता है। तो फिर आप ये करें कि आप अपनी जो, जैसे फ़र्ज़ किया ये 74,873 है, मैं कहता हूँ हमारा जो टैक्स कटा था वो 74,000 कटा था, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा जो एडमिटेड टैक्स है ना वो बना देगा ये थोड़ा बहुत। ये देखें उसने 873 पे एडमिटेड टैक्स बना दिया। अब अगर तो आपने ये पे करना है तो फिर तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ये चलान बना देगा पीएसआईडी, वो आपने पे कर देना है, वो अपने जायज़ कैश इसी पैसे से, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं टैक्स तो मेरा सारा कट गया, ये वैसे ही बस वर्किंग में चेंज हो रही है कुछ, तो आपने यहाँ पे आगे एम्प्लॉयमेंट में दोबारा अपनी जो सैलरी की अमाउंट है ना, या तो इसको थोड़ा सा कम कर लें, या जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे 25,000, मैं इसको 26,000 कर देता हूँ, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये मतलब मेरी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 1,000 रुपये से मैं कम कर लेता हूँ। तो फिर मैं जाके देखता हूँ कि अब मेरा एडमिटेड टैक्स वो बन रहा है नहीं बन रहा, अभी भी ये 748 बन रहा है। तो मैं दोबारा जाऊँगा, मैं इसमें से या तो इसको कम कर लूँगा या मैं इसको बढ़ा लूँगा, ये दो काम आपने करने हैं। मैं इसको 28,000 कर देता हूँ, इसको दोबारा चेक कर लें कि जो आपका एडमिटेड है वो जीरो हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी तक एडमिटेड उसने जीरो नहीं किया। एक मिनट, हम ये जो, सॉरी ये तो अमाउंट है पैसे की, ये 18 लाख की जो अमाउंट थी, मैं एक दफ़ा इसको 17 लाख करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। अब आपने दोबारा जाना है कंप्यूटेशन में, आप चेक करें कि आपका, अब ये देखिए अब उसने ये रिफंडेबल बना दिया। तो ज़ाहिर आपने इतना रिफंडेबल तो नहीं बनाना, तो हमने क्या करना है, इसको 17 लाख की बजाय आप 17,50,000 करके चेक कर। अगर रिफंडेबल बनाना ही है तो 200, 400, 1,000, 500 बस इतना रिफंडेबल रख ले। मतलब ये देख लें कि आपका जो टैक्स है आपने जो है ना वो पेएबल ना बने, क्योंकि अगर तो पेएबल बनेगा तो फिर आपको चालान बना के पे करना पड़ेगा। अभी भी 5,000 आ रहा है रिफंडेबल, यहाँ से जाके आप अपनी सैलरी को और बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। मतलब ये आप ऐसे करके चेक कर ले, करते रहें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपका फॉर्म खराब हो जाएगा। ये आपको वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको चीज़ें कि अब ये 1377 रह गया, चलें ये मैं इसको छोड़ देता हूँ। इस तरह हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये रिफंड कम हो जाएगा। मतलब कहने का ये जितना टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखें ये ध्यान से आपने समझना है। अब ये आपके पास कंप्यूटेशन आ रही है, ठीक है। अब सैलरी इनकम को आपने क्या करना है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है और रिकंसिलेशन पे आना है। रिकंसिलेशन में आपने ये देखें, जो पहले थोड़ा सा सिंपल सा था ना, अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। आपने नॉर्मल टैक्स में भी इनकम लिखनी है और एग्जाम्प्ट में लिखनी है। चार्जेबल में आएंगे हम, ये कंप्यूटेशन पे आ गए, ओके। अब ये देखें, ये आपकी है नॉर्मल इनकम, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, इसको कॉपी करना है यहाँ से आपने, और आपने वेल्थ में रिकंसिलेशन में आना है और इसको नॉर्मल में आपने पेस्ट करना है, और साथ ही आपने इसको कैलकुलेट भी कर लेना है, ठीक है। फिर दोबारा से आपने चार्जेबल में आना है, कंप्यूटेशन पे आना है, और अब जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम थी, ये देखें ये एग्जाम्प्ट इनकम थी, मैंने आपको बताया था क्यों थी। तो ये आप सैलरी में जाके देख भी सकते हो, 9,28,000 कि 1 लाख हमारा जो है वो टीएडीए था, ठीक है। 28 जो था ना 28,000 मेडिकल अलाउंस था, और 8 लाख हमें जीपी फंड मिला था, या एक कोई रिटायरमेंट पे ऐसी अमाउंट मिली थी जो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, लाइक पेंशन, जीपी फंड, ये इस तरह की अमाउंट। ये गोल्डन हैंडशेक नहीं है, अगर गोल्डन हैंडशेक है तो फिर इसको डिलीट करना है, ये 8 लाख टैक्सेबल होगा। तो ये टोटल एग्जेम्प्ट अमाउंट मेरी 9,28,000 बन रही है, ओके। ये आपको चार्जेबल में भी, यहाँ पे सॉरी कंप्यूटेशन में भी नजर आ जाएगी। तो आपने इसको एग्जाम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है और रिकंसिलेशन में इसको पेस्ट करना है।
अब ये देखें थोड़ा सा इसको नीचे आएंगे तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा ये देखें मैं आपके सामने जो एंट्रीज है ना थोड़ी ज्यादा करके दिखा रहा हूं ताकि कोई भी आपका बाज़ दफा लोगों की होती है तो आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो अगर आपकी ये कोई इस तरह की एंट्री नहीं है, मतलब आपकी सैलरी में आके सिर्फ ये एक सैलरी की एंट्री है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। जरूरी नहीं है कि आपने ये कोई फर्ज है आप पे करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। जिनकी है वो करेंगे, जिनकी नहीं है वो सिर्फ अपनी ये सैलरी वाली एक एंट्री करेंगे, बस उनकी ये एंट्री नहीं होगी। अब आप दोबारा वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे। अब देखिए रिकंसिलिएशन में आपने जो रिटर्न से इनफ्लो आना था उसकी एंट्री आपने सारी कर ली है। इसके अलावा अब आपने पर्सनल एक्सपेंस में आना है। अब पर्सनल एक्सपेंस में ये देखें अदर पर्सनल एक्सपेंस आ रहा है, इसमें आपने एक लमसम फिगर लिख देनी है। इसके बीच में मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप एक एक एक्सपेंस जो है इसमें टोटल करके लिखें कि बिजली का बिल कितने हैं, मेडिकल कितना है, ये लिखने की मेरे ख्याल से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप 5 लाख फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक्सपेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सैलरी पर्सन के केस में अगर आप एजुकेशनल फीस लिखना चाहें तो वो आप लिख दें, बेटर है, उसका थोड़ा सा आपको जो है वो रिवार्ड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारी बच्चों की जो फीस थी वो 2.5 लाख थी पूरे साल की, इसको कैलकुलेट कर दें। और इसके अलावा आपने एक काम ये भी कर लेना है कि जब यहाँ पे आप ये लिखें ना तो आपने इसको ये टैक्स रिडक्शन में आके चेक करना है। टैक्स वो आपको क्रेडिट के लिए उसने यहाँ पे दिया होगा, ये देखें ये आ रहा है नंबर एजुकेशनल एक्सपेंस। अब आपने जो लिखा था ना टोटल, वो आपने जो एक्सपेंस में लिखा था वो अपने 2.5 लाख इधर भी लिख देना और इसको कैलकुलेट करें। ये खुद ही बता देगा कि इसमें इतना अलाउ आपको किया है उन्होंने, एडमिजिबल इनएडमिजिबल। अब ये आपको इनएडमिजिबल कर रहा है क्योंकि जिसकी सैलरी 1 मिलियन से ज़्यादा होती है ना ये उसको एडमिजिबल ही नहीं करता। बहरहाल अगर आपकी कम होगी तो ये आपको क्रेडिट दे देगा। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बता देने, ओके, और इसको कैलकुलेट करना। जी अब हमने एक्सपेंस में एंट्री कर लिया, उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स पे आ जाना है। अब ये देखें पहली दफ़ा फाइल कर रहे हैं या आप दूसरी तीसरी दफ़ा ऑनवर्ड फाइल कर रहे हो, आपने ध्यान से ही देखना है। अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी चल रही है वो अभी तक आपके पास है तो वो एज इट इज़ आती रहेगी, उसको आपने नहीं तंग करना। हाँ अगर आपने पुराने प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन की है तो वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उस पर हमने 20 साल 15 लाख की कंस्ट्रक्शन और की है तो इसकी वैल्यू हम 15 लाख से बढ़ा के 3 मिलियन कर देंगे और इसको अपने कैलकुलेट करना। कोई नई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है इस साल, ठीक है, इस पीरियड में जैसे जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 1 जुलाई, ये देखिए जो आपकी ये टैक्स ईयर 2023 है तो ये 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे, ठीक है। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपने ध्यान से अच्छे तरीके से इसको फिल कर लेना है। कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज की है वो यहाँ पे आप लिखना है, ये डिस्क्रिप्शन में सारा उसका एड्रेस आ जाएगा। और आपने प्रॉपर्टी की परचेज की वैल्यू दोस्तों वो लिखनी है जिसका एग्रीमेंट आपके पास है, चाहे वो एग्रीमेंट आप डीसी वैल्यू पे बना हुआ है, चाहे उससे कम वैल्यू पे बना हुआ है, चाहे उससे ज्यादा वैल्यू पे बना हुआ, आपने उसकी वो वैल्यू लिखनी है जिसका एग्रीमेंट आपके पास है, क्योंकि एफबीआर ने बाद में आपसे एग्रीमेंट मांगना है। उसके बाद नीचे आएंगे आप, नीचे आपने ये देखें आपने अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट्स वाली जगह है ना इसमें आपने अपने सारे बैंक अकाउंट लिखने हैं। अगर तो पहले भी आपने ऐड किए हुए थे तो ये एज इट इज आ जाएंगे, अगर कोई अकाउंट क्लोज कर दिया है तो उसको डिलीट कर दें, अदरवाइज इनके 30 जून 2023 के बैलेंस आपने अपडेट कर देने हैं, ठीक है। कोई नया अकाउंट ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करें, वो अकाउंट उसका अकाउंट का नंबर लिखें, नया अकाउंट ऐड कर दें। उसके बाद और नीचे आएंगे अब जरा, जी आपने इस तरह जो भी अपना बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस अपडेट कर लेना है, नया अकाउंट है ऐड कर लेना है, अगर पिछले अकाउंट चल रहे हैं आपके तो उनका 30 जून का बैलेंस अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है फ्रेंड, यहाँ पे आप ये देखें आप अपनी गोल्ड ऐड करना चाहो, पहले अगर ऐड किया हुआ है तो अब ये हर साल उसकी वैल्यू बढ़ानी नहीं कि पहले जब हमने पिछले साल ली मतलब इसकी वैल्यू 14 लाख थी तो अब इसकी 20 लाख हो गई है। किसी भी एसेट की वैल्यू याद रखिएगा मार्केट वैल्यू बढ़ानी नहीं होती, मार्केट वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, ये वो वैल्यू होती है जब आपने बाय किया होता है, परचेज किया होता है, बस आपने वही लेके चलनी है, उसको नहीं आपने छेड़ना। हाउस होल्ड इफेक्ट में घर की चीज़ों की वैल्यू आपने लिखनी है कि घर की चीज़ें इस्तेमाल की आपके पास कितनी है, जिसमें कपड़े फर्नीचर बर्तन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एसी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आप अपने मुताबिक लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर्सनल आइटम में मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो ये कैश का जो बैलेंस है ये आप अभी लिख लें। ये मेरी जो एडवाइस है याद रखिएगा, कैश जो है ना ये आपने अगर नहीं भी है तो भी अपने पास लिखना है, इतना ज्यादा भी नहीं लिख लेना कि आप उसको जस्टिफाई ना कर सको। नॉर्मल कैश आपने करना जरूर है, अगर पहली दफा फाइल कर रहे हो तो कैश भी लिख लें। ये सारा करने के बाद जब पहली दफा फाइल कर रहे हो आप जब रिकंसिलिएशन पे आओगे तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है।
ये जो डिफरेंस आप पहली दफा फाइल करोगे ये पॉजिटिव में होगा, जैसे कि अब नजर आ रहा है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और नेट एसेट करंट, नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जाके इसको पेस्ट कर देना है। उस वक्त ये वाला जो बॉक्स है ये ब्लैंक होगा। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो ये जो आपका अनरिकनसाइल्ड अमाउंट होगी ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पिछले साल भी फाइल की थी तो फिर आपने पहले ये करना है, आपने अपना ये जो कैश है इसको जीरो कर देना, इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद रिकंसिलेशन पे आना है। अब आपने देखना है कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कितनी आ रही है। वो आ रही है अब ये 31 लाख। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर तो ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी पॉजिटिव में आए जैसे कि अब आ रही है, तो इसका मतलब है आपने कोई चीज गलत की है। मतलब या तो आपने अपनी जो इनकम है वो कम शो की है, या आपने जो अपने एसेट्स है ना उनको आपने बढ़ा दिया है इतना जो कि इस साल के इनफ्लो के साथ मैच नहीं कर रहा। आपने कोई चीज गलत की है और लाजमी गलत की है, आपने ये चीज देखनी है। ठीक है, तो अगर ये अमाउंट हो नेगेटिव में, मैं वैसे अब क्योंकि मैं वर्किंग वैसे ही कर रहा हूं तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, अगर ये अमाउंट हो नेगेटिव में कैश को जीरो करने के बाद, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं, फिर बिल्कुल ठीक है। फिर आपने इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आप इसको कैश में पेस्ट कर दोगे, और जब दोबारा कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ना ये आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आपने ऐसे करना है। अच्छा, अब उसके बाद ये जब सारी चीजें आप कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है, इस फॉर्म को सेव करना है। ठीक है, सेव के बाद जब इसको आपने सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए ये पहले मैं जीरो कर देता हूँ क्योंकि उसने वैसे अनरिकंसाइल्ड जब अमाउंट होगी ना तो ये आपको सबमिट करने नहीं देगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें अनरिकंसाइल्ड करने नहीं देगा। अब इसको हमने जीरो करना है तो मैं थोड़ा सा इसको भी कर लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी में डिलीट कर, मतलब ये मैंने देखा कि ये प्रॉपर्टी अभी मेरे अकाउंट में शो जो है इस साल नहीं हुई, तो मैंने इस साल इसको नहीं करना, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो नेगेटिव में अमाउंट आई है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके देखें, जब मैं इसको कैश में पेस्ट करूंगा तो ये सारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगी। अब रिकंसिलेशन पे आके चेक करिए, देखें जीरो होगी। अब जब आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो ये कहता कि ये पहले सेव कर ले, आप इसको दोबारा से सेव कर ले। अब इसको सबमिट करेंगे तो आपको कहेगा अपना पिन वेरीफाई करें, तो यहाँ पे आपने 4 डिजिट का जो पिन है वो वेरीफाई करना है। पिन का मैंने आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में बताया है कहाँ से लेना है, कैसे चेंज करना है, वो आप मेरी वीडियो इस नए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देख सकते हो। पिन देखने के बाद जब इसको सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।